गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 2 में कल से आगे की बात शुरू करते हैं। जैसे दूषित जल से क्या हानियाँ होती हैं। कल हम पढ़ रहे थे कि जल हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, जल हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए और शुद्ध जल क्या होता है। आज हम देख रहे हैं दूषित जल पीने के दुष्प्रभाव और बचाव के उपाय। बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो दूषित भोजन से और दूषित पानी से होती हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से रोग हो जाते हैं। दूषित जल में उपस्थित विषाणु, जीवाणु, कृमि, ये सूक्ष्म जीव हैं, ये दूषित जल में हो सकते हैं। हालांकि हमें आंख से दिखाई नहीं देते हैं, हमें इनका पता ही नहीं चलता। और ऐसा जल मान लीजिए हम गलती से पी लेते हैं तो कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे हैजा है अर्थात बार बार उल्टियाँ होना, पेचिस है, दस्तों की बीमारी होती है, इस तरह के टाइफाइड है, अनेक रोग हो जाते हैं। दूसरी बात, दूषित जल पीने से वायरल संक्रमण भी हो जाता है। जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू एक तरह का जुकाम होता है, कोलेरा, टाइफाइड, ये इस तरह के रोग हैं जो वायरल संक्रमण कहलाते हैं। इसी तरह से दूषित जल पीने से नारू रोग, दूषित जल में अगर नारू रोग की कृमि है, हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देंगे, छोटे होते हैं ये, और अगर मान लीजिए नारू रोग की कृमि उस जल में है और ऐसा जल गलती से हम पी लेते हैं तो नारू या बाला रोग हो जाता है। इस तरह से ये अपने राजस्थान में होने वाला प्रमुख रोग था, लेकिन अब इस पर नियंत्रण कर लिया गया है। इसमें पैरों में फफोले पड़ जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, फिर फफोले फूट जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं और ये कृमि वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये था नारू रोग। अब आती है रोग। अब अगली बात है रोगों से बचाव के क्या उपाय हैं। मान लो दूषित जो जल है उसको पीने से जो रोग हो जाते हैं तो उनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम घर पे उपाय। तो देखिए, जल को छान कर व उबाल कर पीना चाहिए। यानी जो भी जल हम काम में लेते हैं, चाहे नल का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे नदी का हो, उसको छान करके रखना चाहिए। अगर हो सके तो उबाल कर उसको ठंडा करके रख लेना चाहिए। जैसे बरसात के दिनों में ये सूक्ष्म जीव ज़्यादा पनपते हैं, रोग ज़्यादा फैलते हैं, तो विशेष रूप से बरसात के दिनों में तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको उबाल करके ठंडा करके रख लें और फिर इसको पीने के काम में लें। तो एक उपाय भी हो गया। दूसरा है नदी, तालाब आदि जलाशयों में नहाना और कपड़े धोना मना होना चाहिए। उसमें नहाने धोने से गंदगी फैलेगी। अब आप कहोगे कि नदी में नहाने धोने से क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे जो नदी के किनारे रहते हैं, उनके आवास हैं, उनके घर है वहाँ पर, वो नदियों का ही जल पीते हैं। आप लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो नदियों का जल पीते हैं। तो अगर ऐसा जल दूषित जल होगा तो कई तरह के रोग फैलाएगा। अतः इसमें नदियों में, जलाशयों में, तालाबों में नहाना और धोना मना होना चाहिए। समय समय पर जलाशयों की सफाई होनी चाहिए ताकि उसमें जो रोगाणु अगर फैल गए हैं तो दूर किए जा सकें। अब अगली बात आती है नारू या बाला रोग। कई बार एक नंबर के रूप में इस पाठ में सवाल पूछ देते हैं। ये कुल 4 नंबर का अध्याय है। इसमें 2 सवाल बनते हैं बोर्ड की तरफ से, एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो 1 नंबर के रूप में ये सवाल कई बार पूछ लेते हैं बीएमआई क्या है। नारू या बाला रोग, नारू या बाला रोग के रोगजनक का नाम बताइए। तो क्या नाम है इसका? रोगजनक का नाम है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस ये एक प्रकार का कृमि है, यानी कीड़ा, बेलनाकार कीड़ा, पतला लंबा बेलनाकार कीड़ा है। कृमि यानी कीड़ा। तो ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस ये इस कृमि का नाम है। हालांकि जब इसके लार्वा होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो जंगल में नहीं दिखते हैं, लेकिन कृमि जब बड़ा हो जाता है तो उसको देखा भी जा सकता है। और अब अगली बात लेते हैं बीएमआई क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो बीएमआई का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। बी से यानी बॉडी, एम से मास द्रव्यमान और आई से इंडेक्स।
बॉडी मास इंडेक्स, उसको हिंदी में कहते हैं शरीर भार सूचकांक। और इस तरह से क्या है बीएमआई है क्या चीज? बीएमआई मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। कितनी लंबाई है मानव की, कितना भार है, तो भार बटा लंबाई, यानी भार में लंबाई का भाग लगा देंगे, उनका जो अनुपात निकल के आएगा वो बीएमआई कहलाएगा। और बीएमआई से हमें लाभ क्या होगा? बीएमआई से हमें पता चलता है कि शरीर में कहीं मोटापा तो नहीं हो गया है, और या मोटापा की स्थिति आ तो नहीं रही है, वो बीएमआई से हम ज्ञात कर सकते हैं। आजकल बीएमआई ज्ञात करने की मशीन आती है, जैसे वजन तोलने की मशीनें होती हैं, वजन देखने की, उस तरह बीएमआई की मशीनें होती हैं, तो हम पता लगा सकते हैं बीएमआई का। देखिए, जब बीएमआई 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के आसपास हो तब मोटापा पूर्व की स्थिति होती है, मोटापा से पहले की स्थिति। अगर 22 के आसपास बीएमआई है तब तो बड़ी अच्छी बात है, 20 और 22 के बीच में है, लगभग 22 के आसपास है तो बहुत अच्छा है, शरीर बिल्कुल ठीक है। और अगर 18 से नीचे बीएमआई है तो वो भी हानिकारक है, वो दुर्बलता की निशानी है। इस तरह से अगर 25 के आसपास बीएमआई है तो मोटापा से पहले की स्थिति आ चुकी है और हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और जब बीएमआई 30 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो मोटापा हो जाता है। अगर बीएमआई 30 आ रही है या 30 से अधिक हो चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मोटापा ने घेर लिया है, अर्थात हम मोटापा के शिकार हो गए हैं। तो मोटापा से डरने की क्या बात है? मोटापा कई रोगों का कारण बनता है। अपने भविष्य में, जीवन में ये रोगों का संकेत देता है। अगर शरीर में मोटापा है तो आगे निकट भविष्य में बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। जैसे मोटापा से हृदय रोग, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, मधुमेह, मूत्र की सांस में सरकरा जाने लग जाती है, निद्राकालीन श्वास समस्या, यानी कुछ लोगों को ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जब वो निद्रा में होते हैं, सोते रहते हैं, तो श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। यह है निद्राकालीन श्वास समस्या। और कैंसर आदि रोग इससे मोटापा से हो जाते हैं। कुछ लोगों के जो किडनी होती है या जो वृक्क होते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। तो इस तरह से ये मोटापा से होने वाले रोग हैं जो आगे भविष्य में चल करके हो सकते हैं। मोटापा के कारण क्या है? मोटापा के कई कारण हैं, जैसे अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। अधिक चर्बी युक्त भोजन का मतलब होता है, चर्बी वैसे वसा को कहा गया है, अधिक चिकनाई युक्त भोजन करना। जो व्यक्ति घी, तेल अर्थात चिकनाई ज्यादा मात्रा में खाता है तो उसको ये मोटापा घेर लेता है। अब आप ये कहोगे कि हम तो चिकनाई चीज ज्यादा नहीं खाते हैं। मान लीजिए आप क्या कहते हैं उसको, कोई जैसे कुरकुरे आदि हैं, चिप्स आदि हैं, उनमें पता ही नहीं चलता कितनी मात्रा में ऑयल है, तो वो अगर हम ले रहे हैं हमें पता नहीं चलेगा उसमें कितनी चिकनाई है, कितना ऑयल है, तो उससे हम कभी तो भोजन नहीं कहेंगे। जंक फूड हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसे, कचौरी, जो तली हुई चीजें हैं, जो घी तेल में तली जाती हैं, वो सब जंक फूड में आती हैं। इनका अधिक सेवन करने से मोटापा घेर लेगा। व्यायाम कम करना। मान लीजिए तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, चर्बीयुक्त भोजन ज्यादा करते हैं, व्यायाम कम करते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर, हमारा काम है बैठे रहने का, कोई या तो कोई जॉब करते हैं या पढ़ते लिखते हैं तो एक जगह बैठे रहना पड़ता है, व्यायाम कम करते हैं तो मोटापा घेर सकता है। और इस तरह से अगर हम इनका समाधान कर लें, हम अधिक चर्बीयुक्त भोजन नहीं खाएं, हम घी तेल ज़्यादा न खाएं और अधिक जंक फूड का सेवन ना करें, कभी कभार कर लिया वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जंक फूड सेवन करने की कोशिश करें और चर्बीयुक्त भोजन कम से कम करें, व्यायाम करते रहें, तो मोटापा हमें नहीं घेरेगा और आगे कई तरह के रोगों से हम बच सकते हैं। इस प्रकार से हमें इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए। अब अगली बात लेते हैं रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर। रक्त वाहिनियों में धमनी स्राएं बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं। यानी रक्त वाहिनियों के ऊपर रक्त कितना दबाव डाल रहा है अंदर से बाहर की ओर,
उसको हम रक्तदाब कहेंगे या रक्तचाप कहेंगे। और किसी व्यक्ति का रक्तचाप कैसे नापा जाता है, क्या सिस्टम है उसका, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त वाहिनियों पर यानी विशेष रूप से धमनियों में बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक का मतलब होता है अगले क्षण जब हृदय फैलता है तो रक्तदाब कम हो जाता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो हृदय एक बार में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, इस तरह से। तो इस तरह से सिकुड़ने पर कहलाएगा सिस्टोलिक और फैलने पर कहलाएगा डायस्टोलिक। इस तरह से इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है, इसको पढ़ेंगे 120/80। इस तरह से 120/80 यानी जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्तदाब या रक्तचाप 120 होना चाहिए और फैलने पर 80 होना चाहिए। अर्थात जब हृदय संकुचित होता है सिस्टोलिक अवस्था में रक्तचाप 120 मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होना चाहिए, इतना होता है। जब हृदय में अनुशीतलन होता है, अनुशीतलन का मतलब फैलाव होता है, तब रक्तचाप 80 mm यानी मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होना चाहिए। ये एक व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स इतना ही होना चाहिए। अगर ऊपर का जो रक्तचाप है वो 90 से 120 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मली माना जाएगा। और नीचे का जो रक्तचाप है वो 60 से 80 तक होना चाहिए। 80 से ऊपर जाता है तो उसको हाई बीपी मानेंगे, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप मानेंगे। 60 से 80 के बीच में है नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाला 90 से 120 के बीच में है तो ठीक है। इस तरह से अब अगली बात आती है रक्तचाप मापने वाला यंत्र, रक्तचाप मापी, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्फाइग्नो मैनोमीटर। स्फाइग्नो मैनोमीटर ये रक्तचाप मापी होता है, इसको कहते हैं। और सर्वप्रथम वैज्ञानिक स्टीफन हेल्स, ये वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हेल्स, ने घोड़े का रक्तचाप मापा था। सबसे पहले इस वैज्ञानिक ने घोड़े में रक्तचाप माप के बताया था। कई बार पूछ देते हैं किस जीव का रक्तचाप पहले मापा गया, सबसे पहले घोड़े का मापा गया। स्टीफन हेल्स ने घोड़े का रक्तचाप मापा सबसे पहले। अब दो बातें आती हैं, हृदय संबंधी रोग होते हैं तो 2 तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। तो इसमें एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। निम्न रक्तचाप वह दाब जिसमें धमनियों और शिराओं में, विशेष रूप से धमनियों में, शिराओं की तो कोई विशेष बात नहीं है, धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं या निम्न रक्तचाप कहलाता है। अगर धमनियों में रक्त का प्रवाह यानी बहाव सामान्य से कम हो जाता है तो निम्न रक्तचाप कहते हैं उसको, यानी लो बीपी। और ये बड़ा हानिकारक, बड़ा खतरनाक होता है, इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। हाई बीपी की तुलना में लो बीपी ज्यादा हानिकारक होता है, जानलेवा होता है। कैसे? अगर मान लीजिए किसी का बीपी लो हो गया या निम्न रक्तचाप की शिकायत है तो निम्न रक्तचाप के कारण मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे आदि अंगों में ऑक्सीजन व पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं और उसके नहीं पहुंचने से ये अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगर किसी का बीपी लो हो रहा है और लगातार लो रहता है तो क्या होगा कि, और कई बार ऐसा होता है अचानक एकदम से लो हो जाता है, तो उस समय क्या होगा कि हमारे जो भीतरी अंग हैं जो कि बहुत ही आवश्यक हैं जीवन के लिए, जैसे मस्तिष्क, हृदय, हमारे गुर्दे, इनको कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है जब बीपी लो होता है या निम्न रक्तचाप की स्थिति आती है तो इन अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाती है, इनमें पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते
और ऊर्जा की लगातार कमी होती जाती है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये अंग स्थायी रूप से खराब हो जाते हैं और फिर इनका ठीक होना मुश्किल है और फिर व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। इस तरह से अब दूसरा लेते हैं उच्च रक्तचाप। वह दाब जिसमें धमनियों में स्राव में, विशेष रूप से धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य से अगर अधिक हो जाता है तो उसको हम उच्च रक्तचाप या उसको हाई बीपी कहते हैं। ये भी हमारे लिए जानलेवा है वैसे, लेकिन निम्न रक्तचाप से ज़्यादा जानलेवा नहीं है, उसमें जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है। उच्च रक्तचाप में क्या क्या होता है, वो इसमें जैसे नसें फटने का खतरा रहता है, ब्रेन हेमरेज, कई बार दिमाग की नस फट जाती है तो मस्तिष्क खराब हो जाता है और फिर सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मस्तिष्क के अंदर जो कोई बड़ी नस फटती है उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज के कारण या तो मृत्यु हो जाती है, या जैसे हमारे फेफड़ों में कोई रक्तवाहिनी फट गई उच्च रक्तचाप के कारण, तो वो फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह से ये जानलेवा साबित हो जाता है कई बार। और कारण क्या है, हालांकि निम्न रक्तचाप जल्दी से नहीं होता है, अधिकांश लोगों को यही होता है, उच्च रक्तचाप होता है और उसका कारण है गलत खान पान, यानी खाना पीना है वो हम गलत तरीके से करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल है वो गलत है, उसके कारण ये रोग ज़्यादा होता है और अधिकांश है उच्च रक्तचाप ये होता है लोगों को। ये तो बहुत कम लोगों को होता है, अधिकांश लोगों को उच्च रक्तचाप की शिकायत होती है। क्यों कि आजकल देखिए चिंता करना, क्रोध करना, किसी से ईर्ष्या या जलन की प्रवृत्ति रखना, ये जो होते हैं मानसिक जो कारण होते हैं, तो चिंता करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, ये मानसिक कारण भी रक्तचाप को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा आवश्यकता से अधिक, यानी आवश्यकता से अधिक भोजन करने से, ऐसा नहीं कि ज़्यादा मात्रा में भोजन करने से ये उच्च रक्तचाप हो जाएगा। लंबे समय तक अगर हम अधिक मात्रा में खाते रहते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करते हैं, तो उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है। अगली बात, घी, तेल, मसाले, मिठाइयाँ, ये चीज़ हम ज़्यादा मात्रा में खाने लगे हैं। इनके स्वाद के कारण हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते और आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। मांस, चाय, सिगरेट, शराब, इनका अधिक सेवन करने से अक्सर लोगों को उच्च रक्तचाप हो जाता है। अतः जहाँ तक हो सके हमें अपने खाने पीने पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, ताकि हम इन रोगों से बच सकें, यानी उच्च रक्तचाप से हम बच सकें।